नाम मोनिका खुरणे, पता नागपुर महाराष्ट्र, जिन्हें एक वक्त पूरी दुनिया परफ्यूम यानी इत्र की वजह से जानती थी, लेकिन कुछ सालों तक परफ्यूम और उसके एडवर्टीजमेंट के लिए पूरी दुनिया में फेमस रही मोनिका आज सिर्फ और सिर्फ अपने खत्म की कहानी के लिए जानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी मोनिका खुरणे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनके कत्ल ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। बेहद खूबसूरत 38 साल की मोनिका खुरणे महाराष्ट्र के नागपुर शहर की रहने वाली थी। मोनिका के पिता एक रिटायर्ड जज थे। मोनिका की जिस वजह से उन्होंने अपना कॉलेज मुंबई से खत्म किया था, मोनिका को शुरू से ही फोटोग्राफी का शौक था। इसी वजह से मोनिका जमाने की भीड़ में खोने के बजाय कुछ अलग हटकर करने के लिए बचपन से ही उतावली थी। फोटोग्राफी के अलावा उन्हें देशी विदेशी फिल्म थी और एक से बढ़कर एक बेहतरीन खुशबू वाले परफ्यूम्स का इस्तेमाल का भी शौक छोटी उम्र से ही लग चुका था। मुंबई की कॉलेज जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड आर्ट से मोनिका ने फोटोग्राफी में डिग्री कोर्स पूरा किया। फोटोग्राफी की पढ़ाई के खत्म होते होते मोनिका ने इत्रों के बारे में काफी कुछ नॉलेज हासिल कर ली थी। वो काफी दूर से इत्र की कीमत, क्वालिटी के बारे में भीड़ में भी बताने से नहीं चूकती थी। इत्र से दोस्ती का शौक इस कदर दिमाग पर सवार हुआ कि मोनिका ने जीवन को इत्र और फोटोग्राफी दोनों के सहारे ही आगे बढ़ने का रास्ता तलाशने शुरू कर दिए। ये बात है अब से करीब 2 दशक पहले की। तब मोनिका ने शायद सोचा था कि फोटोग्राफी को वो अपना शौक और इत्र के व्यापार को रोजगार के लिए इस्तेमाल बनाएंगी। हसीन सपनों को पंख लगाने की उम्मीदें पालने वाली मोनिका ने मुंबई को छोड़ दिया। बेंगलुरु पहुंचने के कुछ समय बाद ही मोनिका ने पेशे से फोटोग्राफर दोस्त से शादी करी। ये बात है साल 2004 की। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों को लगा कि शायद उन्होंने रहने के लिए बेंगलुरु को गलत चुन लिया है। लिहाजा दोनों मोनिका खुरणे और उनके पति साल 2009 में बेंगलुरु को छोड़कर रहने के लिए चेन्नई चले गए। ये बात अलग है कि मोनिका और उनके पति का दिल चेन्नई में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसके बाद साल 2011 में उन दोनों ने नया ठिकाना बनाया गोवा में। गोवा में जब मियाँ बीवी की जिंदगी की गाड़ी पटरी बनाने लगी तो मोनिका ने फोटोग्राफी और इत्र के व्यापार को भी ऊंचाइयां देनी शुरू कर दी। नतीजा ये रहा कि रातों रात देखते ही देखते मोनिका खुरणे इंटरनेशनल फेम हो गई। मिंट, एल डेकोर, वोग जैसी दुनिया की मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन्स के कवर पर मोनिका खुरणे सुर्खी बन गई। साल 2016 में गोवा में रहने के दौरान ही मोनिका को फोटोग्राफी में एक्सीलेंट अवार्ड भी मिला। साथ ही इत्र के बिजनेस में भी खूब नाम कमाया। तो मोनिका की शोहरत हिंदुस्तान से बाहर इंग्लैंड तक जा पहुंची। इसी कारण उस समय इत्र के व्यापार से जुड़े लोग मोनिका को लेडी ऑफ स्मेल के नाम से भी जानने लगे। इत्र के बिजनेस में शोहरत और काम के बोझ ने मोनिका को खुद के परिवार से बिल्कुल ही अलग लाकर खड़ा कर दिया था, जिस कारण उनका गृहस्थ जीवन लगातार खराब होने लगा, जिस वजह से उनके और उनके पति के बीच में मनमुटाव शुरू हो गए, जो कि आगे लगातार बढ़ते रहे। कुछ ही सालों में मोनिका के पति से अलगाव हो गया। दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया और बिना किसी शोर शराबे के दोनों ने अपनी अलग अलग राहें जुदा कर ली। पति से अलग होने के बाद दोबारा मोनिका परफ्यूम के बिजनेस में गोवा में ही रहकर जुड़ गई, जिसके बाद मोनिका ने एमओ के नाम से एक बड़ी परफ्यूम लैब भी गोवा में बना ली। पति से अलग होने के करीब 1 साल बाद यानी अप्रैल 2016 में मोनिका ने पणजी से 10 से 12 किलोमीटर कलंगूट समुद्र तट के करीब सन गोल्डा स्थित सपना राज वैली सोसाइटी में 3 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा और फिर वो अकेली उस 3 फ्लैट में शिफ्ट हो गई। इस कहानी के बाद अगर मर्डर की कहानी पर आए तो गोवा के उसी संगोल्डा गांव का बंद फ्लैट में एक लाश मिलती है जिसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे और बेड से उस लाश के हाथ पांव बंधे हुए थे। ये लाश थी मोनिका खुरणे की। 6 अक्टूबर को मोनिका के घर में काम करने वाली उनकी नौकरानी पहुंची। पहली बार दरवाजा खटखटाया लेकिन फ्लैट लॉक था। उन्होंने दरवाजा पीटा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब उन्होंने मोनिका के भाई आनंद को फोन किया जो मुंबई में रहते हैं। आनंद ने मोनिका के अलग रह रहे पति भरत को फोन किया लेकिन उनसे कोई जानकारी नहीं मिली। अनहोनी का डर हुआ तब उन्होंने मोनिका के पड़ोस में रहने वाले एक अमेरिकी औरत को फोन किया। उनके पास फ्लैट की दूसरी चाबी भी थी। उन्होंने 11:30 बजे फ्लैट खोला और अंदर दाखिल हुई। सामने रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। मोनिका बिस्तर पर हाथ पैर बंधे हुए, जिस्म पर कपड़े नहीं थे। मोनिका इस दुनिया में नहीं थी। सामने थी तो सिर्फ एक नंगी लाश। उन्होंने फौरन पुलिस और उसके भाई को इन्फॉर्म किया। लाश मिलने पर पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई। केस हाई प्रोफाइल था और जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया उससे और भी सेंसिटिव हो गया। पुलिस ने कई टीमें तैयार की। पड़ोसी स्टेट में टीमें भेजी गई। पुलिस को यह अंदाजा तो था कि ये किसी जानने वाले का काम है, क्योंकि मर्डर करने वाला आसानी से फ्लैट में आया और चला गया। कहीं कुछ तोड़ फोड़ नहीं थी। मोनिका के फ्लैट में कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें 2 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने सारे रिश्तेदारों से बात की मगर कामयाबी नहीं मिली।
हत्या की तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला था कि 6 महीने पहले नौकरी पर आया गार्ड राजकुमार अचानक गायब हो गया है। पुलिस टीम ने उस पर नजर रखना शुरू किया, लेकिन राजकुमार का मोबाइल स्विच ऑफ था। इसी बीच पणजी के पास मोनिका के एटीएम से पैसे निकालने की खबर मिली। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में फरार गार्ड की फोटो से मिलान किया गया तो दोनों तस्वीरें मैच हो गई। पुलिस राजकुमार के फेसबुक अकाउंट पर भी लगातार नजर रख रही थी। इसी बीच आरोपी ने अपनी एक सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। फोटो के बैकग्राउंड से पुलिस को पता चला कि राजकुमार बेंगलुरु में है। गोवा पुलिस ने फौरन बेंगलुरु पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। अपने कबूलनामे में राजकुमार ने बताया कि वो मोनिका से बदला लेने गया था, नौकरी से निकाले जाने का बदला। वो बेंगलुरु में सिक्योरिटी गार्ड था, जहाँ पहले मोनिका रहती थी। उसने मोनिका गुर्डे का छाता चढ़ाया और इसी इल्जाम में उसे सपना राजवैली के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल दिया गया। जब राजकुमार को नौकरी से निकाला गया तब मोनिका ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही गार्ड उसके सामने चाकू लेकर खड़ा होगा। राजकुमार पुलिस को बताता है कि वो बहुत आराम के साथ मोनिका के फ्लैट में पहुंचा। उसके पास चाकू था। उसने मोनिका को डराया धमकाया और कहा कि उसे चुपचाप पैसे निकाल कर दे दे। मोनिका ने उससे कहा कि उसके पास कैश नहीं है। इस दौरान दोनों में काफी झिकझिक हुई। मोनिका इतना डर गई कि उसने फौरन अपना एटीएम डेबिट कार्ड निकाल कर दिया, पिन नंबर भी बता दिया और कहा कि वो इससे पैसे निकाल ले। इसके बाद उसने पुलिस को बताया कि वो हमला न कर दे। इसीलिए मोनिका ने उसे खाने पीने की चीजें ऑफर की और कहने लगी कि वो पक्का इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन अचानक उसने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने पुलिस से ये भी कहा कि वो मोनिका को मारना नहीं चाहता, लेकिन वो डर गया था और उसकी आवाज को खामोश करने के लिए उसने तकिया उठाया और उसका मुंह दबाया। सांस घुटने से वो बेहोश हो गई और उसने उसके हाथ पैर बांध दिए। उसने आगे बताया कि उसने रेप के इरादे से उसके कपड़े जरूर उतार दिए थे, लेकिन रेप नहीं किया। राजकुमार के इस कबूलनामे के बाद भी पुलिस को इस केस से जुड़ी सारी जानकारी मिल सकी। इस केस पर आप